आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 20 जनवरी है आज और शाम का खबरनामा हर रोज की तरह लेकर हाजिर हूं मैं अमन गुप्ता। आज सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रंप प्रशासन ने जाते जाते भारत को चीन और रूस से क्यों चेताया और क्या होगी बाइडेन की इंडिया चाइना को लेकर पॉलिसी। दूसरी खबर में बात करेंगे कि पड़ोसी मुल्कों को कोरोना वैक्सीन देने से क्या भारत के कूटनीतिक रिश्ते भी सुधरेंगे, क्या भारत पाकिस्तान को भी मदद करेगा और क्या भारत पड़ोसियों के अलावा और देशों को भी वैक्सीन देगा। इसके बाद बात होगी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की, जिसने इस साल पाकिस्तान को सैन्य ताकत के मामले में 10वीं रैंकिंग दी है। तो क्या ये सही है और कितनी क्रेडिबल है ये रेटिंग और इसे देने वाली वेबसाइट। और आखिर में जानेंगे कि जैकमा के महीनों बाद पब्लिकली अपीयरेंस के मायने क्या हैं, कैसा रहा उनके लौटने पर बाजार। लेकिन फिलहाल हेडलाइन सुनिए खुशबू से। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक डे पर ट्रैक्टर रैली निकालने वाले विवाद में दखल देने से इनकार किया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है। रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ अभियान चलाने वाली सीबीआई ने अपने ही 2 अधिकारियों डीएसपी आर.के. ऋषि और इंस्पेक्टर कपिल धनखड़ को 55 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। टीएमसी विधायक अरिंदम भट्टाचार्य आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। गैंगस्टर चिंकू पठान को आज एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने चिंकू के पास से कुछ मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। भारतीय सेना ने मुस्तैदी के साथ उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। इस दौरान भारत के 4 सैनिक घायल भी हुए हैं। कैबिनेट विस्तार करने के बाद कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा को अपने ही विधायकों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 15 विधायकों ने अपने ही सरकार के खिलाफ बागी रुख अख्तियार कर लिया है। चीन में अलीबाबा समूह के फाउंडर जैक मा सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ टीचर्स से बात की। अक्टूबर के बाद से ही जैक मा सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आए थे। और अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पद संभालने जा रहे जो बाइडेन इमिग्रेशन बिल को मंजूरी दे सकते हैं। ये एक ऐसा कदम है जिससे अमेरिका में बिना कानूनी मान्यता के रह रहे 1 करोड़ 10 लाख लोगों को वहां की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो तमाम उठापटक के बाद आज फाइनली अमेरिका में बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद दुनिया की महाशक्ति की कमान जो बाइडेन के हाथों में होगी। भारत के हिसाब से करीब 10:30 बजे बाइडेन के लिए शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपना विदाई भाषण दिया। इसमें उन्होंने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई, कहा कि उन्होंने वो किया जो करने का इरादा लेकर वो आए थे और साथ ही साथ उन्होंने नए प्रशासन को शुभकामनाएं दी। कहा कि अमेरिका को सुरक्षित रखने और समृद्ध बनाने के लिए बाइडेन की सफलता की कामना करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं वे सौभाग्यशाली रहे। तो करीब 20 मिनट तक ट्रंप का भाषण चला। उन्होंने कैपिटल हिल पर हुए हमले पर भी बोला। कहा कि इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हमें नफरत की भावना से ऊपर उठना होगा। इसके अलावा जाते जाते भी चीन को लेकर उनका गुस्सा साफ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमने नई रणनीति के साथ डील की, हमारे व्यापार संबंध तेजी से बदल रहे थे, अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश हो रहा था, लेकिन कोरोना वायरस ने हमें अलग दिशा में जाने को मजबूर किया। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने जब कोरोना वायरस का जिक्र किया तो उसको चाइना वायरस ही कहा। We imposed historic and monumental tariffs on China, made a great new deal with China, but before the ink was even dry, we and the whole world got hit with the China virus. ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने दुनिया को चीन के खिलाफ एकजुट किया और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो इधर ट्रंप तो चीन के खिलाफ मोर्चा खोले ही हुए थे, उधर ट्विटर पर उनके विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी चीन को खूब खरी खोटी सुना रहे थे। वीगर मुस्लिमों को लेकर उन्होंने चिंता जताई। एक ट्वीट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को टैग करते हुए चीन और रूस से उन्होंने आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये देश उनके लोगों के लिए खतरा है। तो आखिर में ट्रंप प्रशासन की ओर से ऐसा कहने की वजह क्या है, ये पूछा मैंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में शोधकर्ता कशिश परपियानी से। कशिश अमेरिका की राजनीति की अच्छी खासी समझ रखते हैं। देखिए, मुझे लगता है इसकी वजह ज़्यादा डोमेस्टिक है और इंटरनेशनल नहीं,
क्योंकि हर पॉपुलिस्ट लीडर की तरह ट्रम्प भी ऐसे ही सोचते हैं कि उनकी जो डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी है वो इंटरनेशनल सिनारियो से कनेक्टेड होती है। तो जैसे आपने देखा होगा पिछले 4 साल में ट्रम्प ने अपने जैसे लाइक माइंडेड वर्ल्ड लीडर्स को काफी हद तक अपने साथ रखा है, और उसमें मोदी जी तो थे ही, बोल्सोनारो थे, और ऐसे दूसरे लीडर्स वर्ल्ड के भी थे जो एक पॉपुलिस्ट राइट विंग विचारधारा लेकर आए थे अपने अपने कंट्रीज में, और उनके बीच एक कंसेंसस बने, वो उनकी ट्रम्प की कोशिश रही थी लास्ट 4 इयर्स में। मगर अब मुझे लग रहा है कि जो ये पॉम्पेयो का ट्वीट है जिसका आपने जिक्र किया, उसमें डोमेस्टिक एंगल ये है कि अभी एक दिन से भी कम बचा है, अभी कुछ घंटे ही बचे हैं कि ट्रम्प का सेशन खत्म होगा और बाइडेन का इनॉग्रेशन हो जाएगा एज द 46th प्रेसिडेंट। तो ये उनको ज्यादा सिग्नल है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप चाइना और रशिया की पॉलिसीज में एक बदलाव लाएंगे या यू टर्न करेंगे कुछ हद तक, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जैसे ब्राजील है, जैसे इंडिया है, ये जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है वर्ल्ड स्टेज पे, जिसमें अभी तक बोल्सोनारो और मोदी जी अब तक रूल कर रहे हैं, इनके बीच में कंसेंसस बन चुका है रशिया और चाइना को लेकर। तो अगर आप सोच रहे हैं, आप यानी बाइडेन सोच रहे हैं कि आप कुछ चेंज करेंगे यूएस पॉलिसी, तो आपको इंटरनेशनल लीडर्स से भी निपटना पड़ेगा। ये मुझे लगता है ये डोमेस्टिक एंगल है वो ट्वीट के पीछे। अच्छा, कशिश, बेका हो, लॉजिस्टिक एक्सचेंज हो या कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ऐसी तमाम डील ट्रम्प करके गए हैं भारत के साथ, और इनसे चीन को फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा चीन के खिलाफ वो 50 सालों के लिए भारत का साथ चाहते हैं, तो ऐसा क्यों, और अब बाइडेन का इसको लेकर क्या रुख होगा? देखिए, वो जो रिपोर्ट डिक्लासिफाई हुई थी, इंडो पैसिफिक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है आप। वो जो रिपोर्ट इन्होंने डिक्लासिफाई की कुछ दिनों पहले, वो एक्चुअली कुछ 20-30 साल के बाद डिक्लासिफाई होने वाली थी, मगर इन्होंने वो टाइमलाइन को पीछे खींचकर जल्दी डिक्लासिफाई किया है, और उसमें भी मुझे लगता है एक डोमेस्टिक एंगल है। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 3-4 हफ्तों में बाइडेन के इंडो पैसिफिक कमिटमेंट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस और ये टेंशंस रहा है कि वो इंडो पैसिफिक में अमेरिका को स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग देंगे कि नहीं, कि वो चाइना के साथ थोड़ा एक कोऑपरेशन बनाने के लिए यूएस की स्टैंडिंग इंडो पैसिफिक में कम करेंगे। तो उनको थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने वो डिक्लासिफिकेशन किया इंडो पैसिफिक रिपोर्ट का, जो उनकी थिंकिंग थी इंडो पैसिफिक को लेकर। अब पिछले 4 साल में तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को लेकर तो दोनों साइड से, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के साइड से काफी सपोर्ट रहा, क्योंकि काफी हद तक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ओबामा के पिवट टू एशिया और रिबैलेंस टू एशिया पॉलिसी को आगे बढ़ाती है। मगर अब जैसे बाइडेन के कैंपेन ने भी कहा है, बाइडेन के नॉमिनीज ने भी काफी हद तक कहा है कि अगर चाइना के साथ हमको कुछ चीजों पर काम करना है, जैसे ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, क्लाइमेट चेंज है, तो चाइना का कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा, आखिर में कशिश आपसे एक कंक्लूजन चाहूँगा कि बाइडेन की इंडिया चाइना पॉलिसी क्या होगी? देखिए, अभी तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया चाइना दोनों रुके हैं, कि अब बाइडेन जी को आने दीजिए पावर में और देखते हैं वो क्या चेंजेस लाते हैं। क्योंकि इंडिया की तरफ से अब मेजर फोकस क्या रहेगा कि बाइडेन इंडिया के डिफेंस नीड्स को कंटिन्यू करें जिस तरह ट्रम्प ने किया था। ट्रम्प ने हालांकि कुछ हद तक तो ज्यादा ही सपोर्ट किया था, तो इंडिया की एक्सपेक्टेशन तो यही होगी कि अगर बाइडेन कुछ हद तक एक कोऑपरेटिव एजेंडा परस्यू करते हैं चाइना के साथ, मगर उसका परिणाम इस पे नहीं होना चाहिए कि यूएस इंडिया रिलेशंस में फिर रोक लगाई जाए, या तो इंडिया के जो डिफेंस नीड्स हैं उस पे रोक लगाई जाए। तो इंडिया की तो वही होप होगी कि बाइडेन वो कंटिन्यू रखें, फोकस कंटिन्यू रखें, बट एट द सेम टाइम अगर वो कुछ बदलाव ला रहे हैं चाइना के पॉलिसी की तरफ, इंडिया पे उसका परिणाम ना हो। ये थे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्चर कशिश परपियानी। दुनिया भर में अब कोरोना वैक्सीन को लेकर अलग तरह की कशमकश है। जिन देशों के पास है वे चाहते हैं कि उनके नागरिक पहले सुरक्षित हो जाएं, वहीं गरीब मुल्क हैं या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ऐसे देशों की तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं। WHO भी अपने तौर पर इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुका है, कहा है कि जो देश कैपेबल हैं वे गरीब देशों का भी ख्याल रखें। और इसी कड़ी में भारत ने आज से पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन की सौगात देनी शुरू कर दी है। शुरुआत हो गई है भूटान और मालदीव से। भूटान के लिए 1.5 लाख डोज मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना कर दी गई। साथ ही साथ मालदीव को भी 1 लाख डोज भेज दी गई।
इसके अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, सेशेल्स, नेपाल, म्यांमार तमाम देश हैं जिनको मदद मिलेगी। अब आप ये देखिए कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल ये ऐसे देश हैं जिनसे बीते कुछ समय में हमारे रिश्ते तल्ख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत ने उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। तो सवाल ये है कि क्या भारत को इसके रणनीतिक लाभ भी हो सकते हैं? एक तरह से कहें तो क्या वैक्सीन का ये डोज रिश्ते भी इम्यून करेगा? और यही पूछा मैंने इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से। भारत बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है, न केवल ऐसे दोस्ती में वैक्सीन्स और मेडिकल सप्लाईज की मदद देने में, लेकिन इसलिए भी क्योंकि लॉजिस्टिकली भारत इतना पास है इन देशों के कि अगर कभी जरूरत पड़े तो वो चीन की तरफ इतना नहीं देख सकते हैं या इतना निर्भर नहीं हो सकते हैं चीन पर जितना वो भारत पर हो सकते हैं। नेपाल के कुछ डिप्लोमैट्स ने हमें ये भी कहा कि भारत का वैक्सीन नेपाली लोगों के लिए सबसे ज्यादा सूटेड है, ना कि चीन का वैक्सीन। इस हद तक वो लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं कि जो बायलैटरल रिलेशंस है वो बेहतर जरूर होंगे, लेकिन इसी में अगर आप देखें WHO ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी एक देश को वैक्सीन को अपने डिप्लोमेसी को बढ़ाने के लिए नहीं यूज करना चाहिए कि ये ग्लोबल पैंडेमिक है, आप इसको लेवरेज की तरह ना यूज करें, इसको ग्लोबल पैंडेमिक की तरह ही देशों की मदद करें। और इसलिए वो कोवैक्स का जो गावी अलायंस है जिसके तहत वो गरीब देशों की मदद करने की बात करते हैं, वो यही कह रहे हैं कि सब देशों को उसमें डोनेशन देना चाहिए और उसके थ्रू मदद करनी चाहिए। अच्छा गीता जी, अब पड़ोसी तो पाकिस्तान भी है, भले ही उसका इस लिस्ट में जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट मैंने देखी जिनमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत की ओर देख रहा है और वैक्सीन खरीदने का मन बना रहा है। कितनी संभावना है कि भारत इस दिशा में बढ़ेगा? देखिए, हालत तो पाकिस्तान का इतना खराब है कि अगर कोई देश उनकी मदद कर सकता है इमीडिएट बेसिस पे तो भारत जरूर है। लेकिन पाकिस्तान के ऑल टाइम फ्रेंड चीन वहां खड़े हैं और पाकिस्तान ने बोल रखा है कि वो चीन से लेने वाले हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि अभी वो भारत का रुख कर रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं। दूसरी बात ये भी है, अगर आप उनके अंदरूनी मामलों को देखें, डोमेस्टिकली इमरान खान इतने वीक हो चुके हैं या इतने सवाल खड़े हो रहे हैं इमरान खान पर। आज ही कल ही हाल फिलहाल में आपने देखा होगा मरियम नवाज शरीफ ने ये एलिगेशंस भी लगा दिए हैं कि इमरान खान को बीजेपी की फंडिंग मिल रही है, जबकि गलत खबर है क्योंकि ऐसे कोई लीडर ही नहीं है जिनका नाम मरियम ने लिया था। तो जब अंदरूनी मामले इतने बिगड़े हुए हैं वहां पर, तो उस ऐसे वक्त में ऐसा लगता नहीं है कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन भारत से कुछ भी लेगी, क्योंकि उनको ऑपोजिशन का फिर बहुत ही ज्यादा मुसीबत और ऑपोजिशन के थ्रू सहना होगा। गीता जी, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को भारत के पड़ोसी देशों तक तो ठीक है, लेकिन क्या इसका विस्तार साउथ ईस्ट एशिया के देशों तक हो सकता है? और ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि इन देशों के इर्द गिर्द अगर देखें तो चीन का दबदबा ज्यादा रहता है और फिलहाल वैक्सीन के केस में वो इतना हावी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो जहां भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करता है, उसी के साथ वो एक्ट ईस्ट एशिया और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी बढ़ावा दे रहा है। अगर आप देखें रीसेंट पास्ट में कैम्बोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, ऐसे सारे देश है साउथ ईस्ट एशिया के जिन्होंने भारत से वैक्सीन मांगा है और भारत ने प्लेज किया है कि जब वो वैक्सीन देना शुरू करेगा तो इन देशों तक जरूर पहुंचाएगा वैक्सीन। बस ये है कि भारत सरकार ने अपने रीसेंट स्टेटमेंट में ये कहा कि जब भारत अपनी तरफ से कोवैक्स गावी अलायंस के थ्रू नहीं, अपनी तरफ से जब किसी भी देश को वैक्सीन देगा तो वो अपने इंटरनल डिमांड्स को कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार थोड़ा बैलेंस भी कर रहा है कि उनको अपने ही देश में कितनी जरूरत है, फिर कितना उनके पास स्पेयर है जो वो बाकी देशों को दे सकता है। यहाँ तक कि अमेरिका और यूके से भी भारत के लिए डिमांड आ रखे हैं, तो सबकी पूर्ति करने की कोशिश करेगा। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आता है और उसके तहत साउथ ईस्ट एशियन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनमें जरूर जाएगा। ये जो नेबरहुड फर्स्ट के बाद एक्ट ईस्ट ही है। ये थी इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन।
डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। अच्छा, हमारी रुचि ये जानने में बड़ी होती है कि हमारे देश की सेना कितनी मजबूत हुई। आए दिन आप देखते होंगे कि मीडिया में पाकिस्तान और चीन की सेना के साथ हमारी सेना का कंपैरिजन किया जा रहा है। कई एजेंसियां भी सेनाओं की ताकत का कंपैरिजन करती हैं। ग्लोबल फायर पावर करके एक वेबसाइट है, उसने 138 देशों की मिलिट्री पावर का कंपैरिजन किया है। ये ग्राउंड पावर, लॉजिस्टिक और डेवलपमेंट जैसे 50 फैक्टर्स के आधार पर हुआ है और 2005 से ही इस तरह की रैंकिंग का डेटा इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। और इसका जो अभी इस साल का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी हुआ है उसमें भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना बताई गई है। भारत से ऊपर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर अमेरिका, रूस और चीन है। हालांकि बात सिर्फ अगर भारत की होती तो शायद ये इतनी बड़ी खबर भी नहीं होती, क्योंकि इस वेबसाइट की रैंकिंग लिस्ट के हिसाब से 2006 से ही भारत चौथे स्थान पर है। लेकिन आज इस रैंकिंग की चर्चा इसलिए है कि इस बार रैंकिंग में पाकिस्तान ने 10वें नंबर पर जगह बनाई है। इससे पहले पाकिस्तान ज़्यादातर या तो 15वें या 17वें नंबर पर हुआ करता था। खैर, हमने इस रैंकिंग को लेकर अपने इन हाउस यानी इंडिया टुडे के रक्षा मामलों के जानकार संदीप उन्नथन से बात की और सबसे पहले तो यही पूछा कि ये रैंकिंग कितनी क्रेडिबल है। अमन, मुझे नहीं पता इसकी क्या बैकग्राउंड है इस ऑर्गेनाइजेशन की या ऑनलाइन साइट की, क्योंकि मैंने बहुत सुना नहीं है इसके बारे में। जो क्रेडिबल है, जो ऑथेंटिक एक रिसोर्स है, जो मतलब सारी दुनिया जो मानती है, वो एक IISS करके एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। उनकी डेटाबेस है जिनमें वो पूरी तरह विस्तार से वो एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से देश के कितनी क्या मिलिट्री स्पेंडिंग है, और वो सारा मेथोडोलॉजी वो वहाँ काफी डिटेल में वो बताते हैं। तो ये सबसे क्रेडिबल सोर्स तो IISS को ही माना जाता है, और मुझे नहीं लगता हमें इतनी सीरियसली इस ऑनलाइन सोर्स को लेना चाहिए जिसने ये डेटा पब्लिश किया है, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो संदीप जी, आपने बताया कि ये उतना क्रेडिबल सोर्स नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान को इसने इस बार टॉप 10 में जगह दी है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह का सैन्य सुधार हो गया है कुछ सालों में? अब जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान का मजबूत होना तो भारत के लिए चिंता की बात है। अमन, वो तो जाहिर है, वो तो एक एरिया ऑफ कंसर्न है ही, जो पाकिस्तान जिस तरह से स्पेंडिंग कर रहे हैं या अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाते जा रहे लगातार। उनकी इकोनॉमिक स्थिति काफी फ्रेजाइल है, मतलब अच्छी नहीं है उनकी इकोनॉमी, लेकिन उसके बावजूद नॉर्थ कोरिया की तरह बिल्कुल वो उनकी मिलिट्री स्पेंडिंग जारी है। कोई फर्क नहीं पड़ा है, चाहे वो कोविड क्यों ना हो या फिर दूसरी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनके, उसके बावजूद उनकी जो मिलिट्री स्पेंडिंग में कोई कमी नहीं आई। तो वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है ही। दूसरा, मैं जो समझता हूँ, जो उन्होंने कहा है कि कैसे कुछ ही सालों में पाकिस्तान टॉप 10 में आ चुका है, ये मुझे कुछ सरप्राइजिंग सा लगता है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं पिछले कुछ सालों में जिसकी वजह से हम पाकिस्तान को एक एडिशनल प्रायोरिटी दे, या हम बता सकें कि उन्होंने कुछ ऐसे इक्विपमेंट खरीदे या कुछ ऐसे कैपेबिलिटीज एक्वायर किए हाल ही में, जिसकी वजह से वो एडेड थ्रेट उनका आ जाए। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है हाल ही में। अच्छा संदीप जी, IISS का जिक्र किया आपने, जिसे आपने सबसे क्रेडिबल सोर्स बताया है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किस आधार पर रैंकिंग देता है? ये IISS में जो है वो एक उनकी जो एनुअल एक मिलिट्री बैलेंस करके जो किताब आती है, उसमें वो ऐसे कंपैरिजन नहीं करते हैं कि ये नंबर 1 देश है या ये नंबर 2 देश है। जिस तरह से वो जिस वेबसाइट की आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ वो सारे फैक्ट्स एक्यूमुलेट करती है और एनालिसिस करके आपके सामने पेश करती है। तो आपको आपको खुद देखना पड़ेगा कि ये इसकी वजह से क्या एक पूरा चित्र आपके सामने आ जाता है, और आप डिसाइड कर सकते हैं उसको लेके कि ये कौन सी
कौन सी देश आगे है किस एरिया में। वो ऐसा नहीं नंबर 1 नंबर 2 नहीं करते हैं, वो सिर्फ डिफेंस स्पेंडिंग का एक मैप देते हैं आपको, और ये भी कहते हैं कि कौन वो कितना स्पेंड करते हैं और उनकी क्या कैपेबिलिटीज है वगैरह। वो रैंकिंग नहीं करते हैं, रैंकिंग तो आपको ही करना पड़ता है, लेकिन जो भी समझदार एनालिस्ट है वो देख लेगा, उसको फौरन पता चल जाएगा कि किस देश की क्या कैपेबिलिटीज हैं। और चीन के सबसे बड़े बिजनेसमैन जैक मा आखिरकार पब्लिकली दिखाई दिए। चीन की सरकारी मीडिया एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने आज एक उनका वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में जैक मा 100 गांव के टीचर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। उनकी एक छोटी सी शॉर्ट क्लिप है जिसमें जैक मा कह रहे हैं कि हम कोविड-19 महामारी ख़त्म होने के बाद फिर से मिलेंगे। दरअसल अभी कुछ महीनों से जैक मा पब्लिकली नज़र नहीं आ रहे थे, सोशल मीडिया पर भी उनकी प्रेजेंस नहीं थी। 10 अक्टूबर को उन्होंने आखिरी ट्वीट किया था। कयास ये लगाए जा रहे थे कि अक्टूबर में उन्होंने चीनी सरकार की बैंकिंग पॉलिसी को लेकर जो आलोचना की थी, उसी के बाद से उन्हें चीनी सरकार ने या तो गिरफ्तार कर लिया है या नज़रबंद कर लिया है। इसके बाद चीन की सरकार ने उनके एंट ग्रुप के IPO पर रोक लगा दी थी। उनकी कई कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई थी। लेकिन अब जैक मा नज़र आ गए हैं। जब वे गायब हुए थे उस समय उनकी कंपनी, खासकर एंट और अलीबाबा की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन अब लौटने पर उनकी कंपनी के शेयर्स और ओवरऑल बाजार पर किस तरह का असर दिखा, ये जाना मैंने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर से। जी देखिए, ये कहानी शुरू होती है दरअसल 2 महीने पहले के एक कार्यक्रम से, जहां पर जैक मा पब्लिकली अपने जो चीन के नियामक हैं, वित्तीय नियामक हैं, उनकी आलोचना करते हैं। और उसके बाद ये बाज़ार गर्म होता है अफवाहों का कि जो जैक मा की कंपनी है अलीबाबा या आंट, उनका सरकारी अधिग्रहण हो सकता है। उसके बाद से करीब 2 महीने का समय बीत गया और जैक मा पूरी तरीके से गायब रहे। जनरली जैक मा आपको कई बार मीडिया के से बात करते हुए तमाम तरीके के कार्यक्रमों में मिल जाते थे। इसके बाद 2 महीने तक जैक मा की कहीं कोई किसी भी तरीके की सूचना नहीं थी। आज अचानक सुबह एक कॉन्फ्रेंस में, हालांकि अभी भी जैक मा ने अपनी लोकेशन नहीं बताई है, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस में आज सुबह उन्होंने शिक्षकों को, करीब ग्रामीण अंचल से संबंध रखने वाले 100 शिक्षकों को संबोधित किया। और उन्होंने ये कहा कि एक संदेश में, जो संदेश कई मीडिया एजेंसीज ने प्रसारित किया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कोरोना के ख़त्म होने के बाद हम फिर मिलेंगे। और इससे भरोसा लौटा बाज़ार में, इससे भरोसा लौटा उनकी कंपनी के निवेशकों के बीच। और उसी की वजह से आज हमने देखा कि अलीबाबा के जो शेयर थे वो 4% से ज़्यादा का उनमें उछाल देखने को मिला। ये स्वाभाविक सी बात है कि एक ऐसी कंपनी में निवेश करने से जनरली लोग बचते हैं, भले वो दिग्गज कंपनी हो, लेकिन जहाँ पर चीज़ें स्पष्ट नहीं है, जहाँ मैनेजमेंट क्लियर नहीं है, क्या होगा, कंपनियां वहाँ पर क्या सरकार अधिग्रहण कर लेगी, कामकाज पर कितना असर पड़ेगा, तो उस पर कहीं ना कहीं एक धुंध छटती नज़र आई है। हम ये कह सकते हैं कि जैक मा एक बार दोबारा आए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया है, दृढ़ संकल्प है उनका कि वो अपना जो बचा जीवन है वो शिक्षा के क्षेत्र पर और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर अपना वो जीवन न्यौछावर करना चाहेंगे, या अपने पूरे जीवन को वो देना चाहेंगे। और इसलिए ये भी अभी भी ये माना जा रहा है कि ये हो सकता है कि कंपनी का पूरी तरीके से वो कार्यभार ना उठाएं और कहीं ना कहीं कंपनी में बड़े फेरबदल देखने को मिले। अच्छा शुभम जी, चीन की सरकार के साथ जैक मा के रिश्तों को लेकर जो कयास लग रहे थे कि तल्खी है, लेकिन अब जब वो सार्वजनिक रूप से लौटे हैं तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? जी देखिए, जहाँ तक सरकार के साथ रिश्तों की बात है तो अभी केवल एक अपीयरेंस से आप बहुत कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि जिस तरीके की बातें थीं कि सरकार के और जैक मा के बीच में जो संबंध हैं वो ख़राब हैं, वो केवल एक उस आलोचना की वजह से बातें थीं, क्योंकि आज का जैक मा का जो आना है वो ठीक उतना ही अचानक है जितना कि उनका जाना था। वो अचानक बिना कुछ कहे, बिना किसी बात के गए थे और आज अचानक वो एक नए ओकेशन में हमको दिख गए हैं। तो जब तक कोई क्लैरिटी आना मुश्किल है, जब तक कि जैक मा पूरी तरीके से या तो ज्वाइन ना कर लें और या कम से कम किसी अथॉरिटी की ओर से कुछ इस तरीके का प्रयास किया जाए या इस तरीके की बात की जाए जहां पर ऐसा लगे कि अलीबाबा को या कंपनी को किसी भी तरीके का कोई
असर पहुंचा है, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई, ऐसा भी अभी कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये बाजार मानकर चल रहा है मोटा मोटी कि हाँ, जो भी चीज़ें थी वो अब स्टेबलाइज हो गई हैं। शायद जो बाजार ने कयास लगाए थे वो कहीं ज़्यादा थे और चीज़ें उससे ज़्यादा बेटर है, और इन्हीं सब सकारात्मक चीज़ों ने शायद आज शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर में जोश भरा। ये थे इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर। और अब विदाई की वेला है, लेकिन उससे पहले आपको एक ईमेल पढ़कर सुनाते हैं। और ये ईमेल हमें भेजा है ज्योति पेठाकर ने। लिखती हैं कि मीडिया के विस्फोट के दौर में अलग अलग पहचान बनाना आसान नहीं है। आज तक रेडियो नए प्रयोग, नए समकालीन सब्जेक्ट के जरिए अपनी खास पहचान बनाता नजर आ रहा है। वैक्सीन के अपडेट से उस विषय में विचार स्पष्ट होने में मदद हुई। बंगाल की राजनीति की बारीकियों का पता चला। ऐसे ही अनेक ज़रूरी बातें पता चलीं और ज्ञान बढ़ता चला गया। धन्यवाद पूरी टीम का। तो ज्योति जी, आपका भी धन्यवाद, आपने इतने प्यार से हमें ईमेल लिखा। ज्योति की तरह हमारे और भी साथी हमें ईमेल लिख सकते हैं। ईमेल का पता है radio@aajtak.com। कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग कर रहे थे कपिल देव सिंह। मेरा नाम है अमन गुप्ता। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।